हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल हम लोगों ने रेम्यूनरेशन के पहले के ऊपर के पार्ट्स किए हैं। सो आज से हम रेम्यूनरेशन के और आगे के पार्ट्स करेंगे। सो फर्स्ट आई वुड से कि आप एक बार पॉज करके ये रेम्यूनरेशन का पार्ट खुद पढ़ना, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, और आप बुक में फिर मत देखना और बस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो द टोटल managerial remuneration payable by the public company to its director। ओके, पब्लिक कंपनी कितना पे करती है अपने डायरेक्टर को, इंक्लूडिंग कौन कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और उसके मैनेजर को, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। सो कितना से इंक्रीज नहीं होना चाहिए? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए of that company for the financial year computed in the manner laid down, except that remuneration of the director shall not be deducted from the gross profit। okay, so maximum remuneration कितना पे करता है public company? that is 11% of the net profit। next, except with the approval of the company in general meeting by a special resolution। अब हम बताएंगे कि कितना रेम्यूनरेशन होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को मिलता है और कितना अदर्स डायरेक्टर को मिलता है। सो आप बस ध्यान से सुनना। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रेम्यूनरेशन टू होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। अगर इनमें से कोई एक भी है, ओनली वन ऑफ देम है, इफ देयर इज ओनली वन ऑफ देम, तो उस पर्सन को मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर हिम। मतलब एक पर्सन को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट रहेगा ईच। अगर इफ देयर इज मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, तो सबको मिला के 10% ऑफ प्रॉफिट टू ऑल। ओके, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल। सो फर्स्ट हमने पढ़ा इज रेम्यूनरेशन टू होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। अगर एक ही है कोई तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू हिम, और अगर एक से ज़्यादा है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कि रेम्यूनरेशन टू अदर्स डायरेक्टर्स। ओके, तो अदर्स डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिलता है? अगर इफ देयर इज ऑल्सो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अगर एमडी मैनेजर है तो अदर्स डायरेक्टर को कितना मिलेगा? 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर इन एनी अदर केस क्या होगा? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा अदर डायरेक्टर्स को। सो बेसिकली टोटल कितना रहता है? 11% से एक्सीड नहीं कर सकता ऑफ नेट प्रॉफिट। फर्स्ट अब पढ़ेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को कितना मिलता है। अगर कोई एक ही है तो 5%, अगर एक से ज़्यादा है तो 10% टू ऑल। ओके, नाउ अदर्स डायरेक्टर्स का क्या रहता है? अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर है, इन दैट केस अदर डायरेक्टर को 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है, और एनी अदर केसेस में उनको 3% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप रीड करोगे खुद भी आपको समझ आ जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ रेम्यूनरेशन रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी। The remuneration payable to the director of the company, including any managing or whole-time director or manager, shall be determined in accordance with subject to the provision of this section either कैसे? by article of the company, by a resolution if the article so require, by special resolution passed by the company in general meeting। so कैसे? या तो आर्टिकल या तो रेजोल्यूशन पास करके, या तो अगर आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल सो रिक्वायर्स कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सो उससे। द रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर डिटरमाइंड अफोरसेड शैल बी इंक्लूसिव ऑफ रेम्यूनरेशन पेबल टू हिम फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एनी अदर कैपेसिटी। अंडरस्टूड? Any remuneration for services rendered by any director in any other capacity shall not be included if, कब इंक्लूड नहीं होगा? अगर वो सर्विसेज रेंडर्ड ऑफ अ प्रोफेशनल नेचर है, और इन द ओपिनियन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, if the company is covered under subsection 1
of section 178 or the board of director in other cases the director possesses the requisite qualification for the practice of profession. कब नहीं इंक्लूड होगा, शैल नॉट सो बी इंक्लूडेड, अगर सर्विसेज प्रोफेशनल नेचर से है या नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी को लगता है कि हाँ डायरेक्टर पोजेस करता है रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ दैट प्रोफेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिटिंग फीस टू डायरेक्टर्स. A director may receive remuneration by way of fee for attending meetings of the board or committee thereof for any other purpose whatsoever as may be decided by the board. So डायरेक्टर को मिलता है एक remuneration by a fee, क्योंकि attending meetings of board or committee या कोई other purpose जैसा board decide करे. The sitting fees shall not exceed 1 lakh per meeting of the board or committee thereof. कितना exceed नहीं करना चाहिए? 1 lakh. However, for independent director and woman director, the sitting fee shall not be less than the sitting fee payable to other director. So in totality, sitting fee 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए per meeting. Okay. However, जो independent director और woman director को जो sitting fees दिया जाता है वो other director से कम नहीं होना चाहिए. Not be less than sitting fee payable to other director. The percentages under subsection 1 shall be exclusive of any sitting fee payable to director for attending meetings of the board or committee thereof for any other purpose whatsoever as may be decided by the board. Different fees for different class of companies and fees in respect to independent director may such as may be prescribed. Mode of remuneration. A director or manager may be paid remuneration either by way of monthly payments या तो monthly payments के हिसाब से or at a specified percentage of net profit of the company or partly by one way or partly by other. या तो monthly payment या तो percentage of net profit के हिसाब से या दोनों के हिसाब से या partly by other. Insurance premium paid for the fidelity guarantee against misfeasance and misgovernance shall not be treated as remuneration. ये ध्यान रखना. Next is no profit or when profits are inadequate. In any financial year, a company has no profit or its profits are inadequate. अगर financial year में company का profit नहीं है या कम है, the company shall not pay by way of remuneration any sum exclusive of sitting fees to director, okay, including any managing or whole-time director or manager except in accordance with the provision of Schedule 5. So Schedule 5 में बताया गया है कि कैसे अगर profit नहीं हो या inadequate profit हो तो कैसे payment करना होता है. If the company is not able to comply with the provision of Schedule 5 in the above case, then previous approval of central government shall be taken. अगर कंपनी शेड्यूल 5 को नहीं फॉलो कर पा रही है तो उनको अप्रूवल लेना होगा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट आप अपने एक बार रीड करना, आपको समझ आएगा. नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ एक्सेस. इफ any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any such sum in excess of the limit prescribed, जितना लिमिट बताया गया, अगर उससे एक्सेस उसको कुछ remuneration डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव हुआ है या उसने ड्रॉ किया है by this section or without approval required under this section, he shall refund such sum to the company कितने टाइम तक? within 2 years or such less period as may be allowed by the company, and until such sum is refunded hold it in trust for the company. So अगर एक्सेस में कोई भी अमाउंट उसने ड्रॉ किया है या रिसीव हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली, उसको 2 साल तक उसको within 2 years or such lesser period as may be allowed by the company उसको रिफंड करना होगा. ओके, चाहे वो 2 साल भी हो सकता है या कंपनी कम टाइम भी बता सकती है. The company shall not waive the recovery of any sum refundable to under subsection 9 unless approved by the company by special resolution within 2 years from the date of such sum becomes refundable. So company को अगर waive off करना भी है जो excess sum है, बट उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. ओके, और कितने टाइम तक? विद इन 2 years तक ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. एज यू नो कि 2 years के टाइम के अंदर अंदर रिफंड करना होता है. नेक्स्ट इज
Disclosure by listed company. If any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration only such in excess of limit prescribed by the section or without the prior sanction of central government where it is required, he shall refund such sum to the company, and until such sum is refunded, hold it in a trust for the company. Okay, this disclosure by listed company, so आप एक बार ये खुद पढ़ना. Okay, next is receiving commission. Any director who is in receipt of any commission from the company and who is a managing or whole-time director of the company shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from any holding or subsidiary company of such company subject to the disclosure by the company in board's report. तो ऐसे ही नहीं कि वो कोई रेम्यूनरेशन कमीशन से रोक दिया जाएगा उसको या डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो होल्डिंग या सब्सिडरी से आने से, बट अगर दिया जा रहा है तो बोर्ड रिपोर्ट में उसका डिटेल्स डालना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रवेंशन. इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ही शैल बी पनिशेबल विद द फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपी बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज. ओके, 1 लाख से लेके 5 लाख तक. Statement of auditor. The auditor of the company shall in his report under section 143 make a statement as to whether the remuneration paid by the company to its director is in accordance with the provision of this section, whether remuneration paid to any director is in excess of the limit laid down under this section, and give such other details as may be prescribed. सो ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है और अपने रिपोर्ट में डिटेल देना होता है कि सही से रेम्यूनरेशन पे हो रहा है कि नहीं डायरेक्टर को अकॉर्डिंग टू द एक्ट. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सेक्शन 198. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में कुछ चीज़ें होती हैं जिसके क्रेडिट्स अलाउड होते हैं, कुछ होते हैं जिसके क्रेडिट्स नॉट अलाउड होते हैं, कुछ होते हैं डिडक्शंस जो अलाउ होते हैं, कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होते. सो उसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है. जस्ट गो थ्रू इट, ट्राई टू रीड इट 4 to 5 टाइम्स सो दैट आपको यहाँ याद रहे कि हाँ ये चीज़ अलाउ है, ये चीज़ नॉट अलाउड है. ओके, फर्स्ट क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर द सम स्पेसिफाइड. किसका क्रेडिट्स अलाउड होता है? Bounties and subsidies received from any government or any public authority constituted or authorized in his behalf by any government unless and except in so far as the central government otherwise direct. So bounties and subsidies जो government से receive होती है या public authority से, उसका credit allow होता है. अब right side में दिया है credits which are not allowed. Okay, profit by way of premium on shares or debentures of the company which are issued or sold by the company unless the company is an investment company. investment company है तो ठीक है उसको लाओगा, बट अगर investment company नहीं है तो profits by way of premium on shares or debentures credit allowed नहीं होगा. profit on sale by the company on forfeited shares भी allowed नहीं होगा. profit of a capital nature including profit from the sale of undertaking or any other undertaking of the company, profit from the sale of any immovable property or fixed assets of a capital nature comprised in the undertaking or any undertaking. So I'll suggest आप एक बार ये सब खुद go through करो और 4 to 5 times read करो because इसमें बस items दिए गए हैं. Okay, next is central government or company to fix limit with regard to remuneration. So central government एक limit fix करती है for remuneration, which is section 200. The central government or company may, while according its approval under section 196 to any appointment or to any remuneration under section 197 in respect of cases where the company has inadequate or no profit, fix the remuneration within the limits. So fix कर सकता है remuneration within the limits at such amount or percentage of profit of the company considering the following. क्या क्या consider किया जाएगा in that case? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को कंसिडर किया जाएगा. रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय इंडिविजुअल कंसर्न्ड इन एनी अदर कैपेसिटी को कंसिडर किया जाएगा. रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी से अगर कुछ आ रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न का भी वो भी देखा जाएगा. एंड एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट
or the company shall also have regard to the following matters, namely the financial and operating performance of the company during 3 preceding financial years. क्या financial position रहा, क्या operating performance रहा कंपनी का preceding 3 years, पिछले 3 साल का financial year का. द रिलेशनशिप बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, कितना रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, क्या परफॉर्मेंस है. द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन विद द कंपनी आइडली बाय रेटिंग मेथडोलॉजी. वेदर रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर डायरेक्टर डिफर फ्रॉम रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर अदर एम्प्लॉयज. द सिक्योरिटी हेल्ड बाय डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑप्शंस एंड डिटेल्स ऑफ शेयर्स प्लेज्ड एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट इज पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. क्या पावर्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है उस पर. द पावर ऑफ डायरेक्टर आर को एग्जिस्टेंस विद द कंपनी itself. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर and to do all such acts and things as the company is authorized and exercised to do. जो कंपनी को ऑथराइज होता है वैसा ही पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी रहते हैं. Okay, powers of the board may be restricted under article of association and also in general meeting. Okay, Companies Act also provide few powers can only be exercised by the company only. आप जानते ही हो. Power of board are to be exercised collectively and no individual director unless specifically authority shall not have any power of the board. So single person नहीं but ये collectively बोर्ड का पावर एक्सरसाइज होता है. हाउएवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीइंग एम्प्लॉय शैल हैव पावर एज पर रेगुलेशन ऑफ द कंपनी. नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल इनवैलिडेट एनी प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड. ओके, पावर ऑफ द बोर्ड टू एक्सरसाइज बाय द बोर्ड, power of the board to be exercised by the board by means of resolution passed at a duly convened board meeting. क्या क्या है. To call on shareholders in respect of money unpaid on their shares. To authorize buyback of security under section 68, buyback के related, borrowing money, invest करना का money, granting loan, approval of financial statement, diversify the business of the company, approval of amalgamation and the list. आप एक बार read करना है इसको भी अच्छे से. Okay, these are the powers of the board which are needed to be exercised by the board by means of resolution passed at a duly convened board meeting. Resolution pass करना होगा board meeting में. Additionally, Rule 8 of the Companies Rules 2014 has prescribed certain more powers that shall be exercised by the board of director only by means of resolution passed at meeting. Okay, resolution pass करके ही होगा. क्या क्या. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, चाहे अपॉइंट करना और रिमूव करना हो कि मैनेजरियल पर्सन को, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर. सो क्या क्या रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही होगा. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंट करना या रिमूव करना KMP को, या इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना. So next, there are certain restriction on power of board, that is section 180. So हम अब वो पढ़ेंगे आगे. So facts cannot be overlooked that a company is an institution owned and controlled by the shareholder. ये आप जानते हो. The inherent residuary and ultimate power rests with the shareholder. Section 180 of the Act provides for restriction on powers of the board. The board of director of the company shall exercise the following power only with the consent of the company by special resolution. कुछ चीज़ें होती हैं until and unless special resolution pass नहीं होगा वो powers directors नहीं exercise कर सकते हैं. So what are those? To sell, lease or otherwise dispose of whole or substantially the whole of undertaking of the company, or where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any such, nothing contained in above point A shall affect. So basically this says कि जो sell, lease करना, dispose of करना, होल अंडरटेकिंग या कुछ पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. ओके, बट क्या चीज़ पे इफेक्ट नहीं डाली गई है. द टाइटल ऑफ द बायर और द पर्सन जिसने बाय किया है
or takes on lease any property, investment or undertaking as is referred in clause in good faith. Okay. अब अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग शैल मीन एन अंडरटेकिंग इन विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी एक्सीड्स 20%. सो 20% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किया गया हो ऑफ इट्स नेट वर्थ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट, सो उसको अंडरटेकिंग बोला जाता है. ओके. ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन एन अंडरटेकिंग विच जनरेट्स 20% ऑफ द टोटल इनकम. या तो कोई अंडरटेकिंग जो हमें जनरेट करके दे रही है 20% ऑफ द इनकम से ज़्यादा ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उनको बोला जाता है अंडरटेकिंग. या तो इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सीडिंग 20% और इनकम 20% से ज़्यादा हो रहा है तो. ओके. To invest otherwise in trust security, the amount of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation. Okay. मर्जर और अमेलगमेशन के रिजल्ट में कुछ जो कंपेंसेशन मिलता है उसको इन्वेस्ट करना अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी, इसके लिए भी अप्रूवल लेना होता है. बट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी. नेक्स्ट, टू बोरो मनी वेयर द मनी बोरोड. ओके, जितना मनी बोरो किया गया है टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी जो कंपनी ने पहले बोरो करके रखा होगा, विच will exceed aggregate of paid up share capital plus free reserves plus security premium. बट उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं होगा? टेम्पररी लोन ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज बैंक इंक्लूड नहीं होगा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया गया हो. सो टू बोरो मनी, अगर जो मनी बोरो कर रहे हैं अलॉन्ग विथ जो कंपनी ने पहले बोरो किया था, अगर वो एक्सीड कर जाता है aggregate of total of paid up share capital plus free reserves and security premium, so in that case भी करना पड़ेगा. ओके, अप्रूवल लेना होगा. every special resolution shall specifically specify the total amount up to which monies may be borrowed by the board of director. Okay. Next, part D, to remit or give time for the repayment of any debt due from the director. Okay. Every special resolution passed by the company in general meeting in relation to the exercise of the powers of the board to the point C above shall specify the total amount up to which monies may be borrowed by the board of directors. Okay. So क्या क्या remit करना अगर और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेप्ट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर होता है. अगर बोरो करने का बात होता है, जो भी कंडीशन यहाँ पे दी गई है, या तो इन्वेस्ट करना अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज. ओके. या सेल और लीज करना होता है, तो इन केसेस में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. ओके. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर इंटरवेंशन इन बोर्ड फंक्शन. शेयरहोल्डर्स बीइंग द अल्टीमेट स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स इंटरवीन करना पड़ता है उनको बोर्ड का फंक्शनिंग और मैनेजमेंट में अंडर एक्सेप्शनल केसेस. सो कौन कौन से होते हैं? अगर डायरेक्टर के मालाफाइड इंटेंशन है ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर. ओके. अगर बोर्ड ही गलत है, इन दैट के शेयर होल्डर्स को इंटरवीन करना पड़ता है. अगर इनकम्पिटेंट बोर्ड है, फॉर सम रीज़न द बोर्ड हैज़ बिकम इनकम्पिटेंट टू एक्ट, वो एक्ट नहीं कर सकती कुछ रीज़न से भी, इन दैट के शेयर होल्डर्स को देखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बोर्ड members have become indirectly interested in a particular resolution or technically there is no board and immediately board cannot be constituted. Okay. या डेडलॉक सिचुएशन हो गया जहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन cannot be taken और पावर both vested to directors shall remain with the shareholder or situation where confusion prevail as to the power of board. So अगर डेडलॉक सिचुएशन हो जाता है या तो बोर्ड ही इनकम्पिटेंट है या उनका मालाफाइड इंटेंशंस है, इन दैट के शेयर होल्डर्स को इंटरवीन करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग डिन. व्हाट इज डिन? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. आपको पता है कि डायरेक्टर को अपॉइंट होना होता है तो उसके पास डिन होना बहुत ज़रूरी होता है. डिन
is a unique number allotted to a person acting as a director, and there cannot be two DIN of same person like Aadhaar and PAN. Okay, like एक पर्सन के एक ही आधार एक ही पैन और होता है तो उनका डिन भी एक ही हो सकता, दो नहीं हो सकता है. DIN means an identification number allotted by the central government to any individual intending to be appointed as a director or to any existing director of the company for the purpose of his identification as a director of the company. Okay, so कौन अलॉट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. किस क्या पर्पस है कि एक आइडेंटिफिकेशन रहे. हर डायरेक्टर का एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. सो अब हम उसके बारे पढ़ेंगे आगे DIN से रिलेटेड. Application for allotment of DIN. Section 153 of the Act deals with the filing of application to the central government for allotment of an application for allotment of DIN to the central government in such form and manner along with such fees as may be prescribed, provided central government may prescribe any identification number which may be considered as DIN. सो किसको अप्लाई करना पता है? हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सो अब हम पढ़ेंगे कि क्या करना होता है, कैसे फाइल करना होता है, कैसे एप्लीकेशन देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. एवरी एप्लीकेंट who intends to be appointed as a director of an existing company shall make an application electronically in which form? Form DIR 3. किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और कुछ फीस रहता है उसके साथ देना पड़ता है. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रपोज डायरेक्टर नॉट हैविंग अप्रूव्ड DIN द पर्टिकुलर ऑफ मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स शैल बी मेंशन्ड इन फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस एंड DIN मे बी अलॉटेड टू कितने? मैक्सिमम 3 प्रपोज डायरेक्टर थ्रू फॉर्म INC 32. द एप्लीकेंट शैल डाउनलोड. क्या कैसे करना होगा? पहले एप्लीकेंट को जाके डाउनलोड करना होगा पोर्टल से DIR 3. जो वहाँ पे डिटेल मांगी होगी उसको फिल करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसको साइन करना होगा द फॉर्म थ्रू. कैसे? डिजिटल सिग्नेचर. आपको पता ही है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होता है. एंड आफ्टर अटैचिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्कैन एंड फाइल द एंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली. सो साथ में क्या क्या उसमें अटैच करना पड़ता है? फोटोग्राफ, proof of identity, proof of residence and specimen signature duly verified. Okay, next, form DIR 3 shall be signed and submitted electronically by applicant using his or her own DSC. Okay, digital signature certificate and shall be verified digitally by. कौन वेरीफाई करेगा? या तो अ कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO या CFO ऑफ द कंपनी इन विच द एप्लीकेंट इज इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी. In case the name of a person does not have a last name, then his or her father or grandfather का surname मेंशन करना पड़ेगा इन द लास्ट नेम अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन इन फॉर्म DIR 3A. ओके, नाउ कैसे अलॉट होता है DIN? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोसेस द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ DIN एंड डिसाइड ऑन द अप्रूवल और रिजेक्शन देयर ऑफ. ओके, सो उनको एप्लीकेशन आएगा, फिर वो डिसाइड करेंगे उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, और कम्युनिकेट करेगा द सेम टू एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द DIN अलॉटेड इन केस ऑफ अप्रूवल by way of letter or by post or electronically or any other mode. कितने दिन तक? within a period of 1 month from the receipt of such application. Okay, on the submission of DIR 3 on the portal and payment of requisite amount of fees through online mode, an application number shall be generated by the system automatically. जब भी आप अप्लाई करोगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है. After generation of application number, the central government shall process the application received for allotment of DIN and decide on approval or rejection. So central government decide करेगी approval और rejection को और उसको communicate कर देगी. अगर हो जाता है तो जो DIN allotted होता है उसके साथ कैसे? by post और electronically. If the central government on examination finds such application is defective, या तो defective है या उसने सही से complete नहीं किया है, तो कितने दिन तक inform करेगी such defect or completeness? It shall give intimation of such defect or
incompleteness by placing it on website, defects or incompleteness by resubmitting the application within a period of 15 days of such placing on the website and email. So email और website में डाला जाएगा कि डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, और 15 दिन के अंदर अंदर रीसबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फाइल फ्रेश. चाहे तो वो रिजेक्ट करके बोल सकते हैं कि फ्रेश फाइल करो with complete and correct information. Okay, treat and label such application as invalid भी कर सकती है. Inform the applicant either by way of letter or by post or electronic या other mode में. In case of rejection or invalidation of application, the fees so paid with application shall neither be refunded nor adjusted. तो वो जो फीस आप अप्लाई करने में डालोगे वो आपका रिफंड नहीं होता अगर रिजेक्ट होता है या इनवैलिडेट होता है. All DIN allotted to individuals by central government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted to these under these rules. The DIN so allotted under these rules is valid for the lifetime of the applicant. आपको पता है lifetime के लिए applicable होता है and shall not be allotted to any other person. Same DIN number other person को allot नहीं होगा. प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन वन डिन. सो आप जानते हो कि एक पर्सन एक से ज़्यादा डिन पोजेस नहीं कर सकता है. डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन प्रोवाइड्स फॉर अ डायरेक्टर टू इंटीमेट द डिन अलॉटेड टू हिम अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन. एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर शैल कितने दिन तक, विद इन 1 month, जिस दिन से उसको डिन अलॉट हुआ होगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीमेट हिज डिन टू द कंपनी और ऑल कंपनी वेर इन ही इज अ डायरेक्टर. जहाँ जहाँ वो डायरेक्टर है उसको एक महीना के अंदर अंदर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे डिन अलॉट हो गया, इंटीमेट करना होगा उनको. कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार. सो अब कंपनी इन्फॉर्म करेगी जो डायरेक्टर के डिन किसको, रजिस्ट्रार को. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, every company shall within 15 days of receipt of intimation under section 156 furnish the din of all director to the registrar or any other officer or authority as may be specified by the central government with such fee as may be prescribed or with such additional fee. So कितने दिन तक कंपनी बताएगी, within 15 days. Okay, every such intimation shall be furnished in such form and manner जैसा बताया गया है वैसे ही. ओके, अगर फेल कर जाती है तो क्या पनिशमेंट है आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे. ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन. सो एवरी पर्सन और कंपनी वाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर दिस एक्ट शैल क्या मेंशन करना होगा, अपना डिन इन सच रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर. इन सच केस such return information particular relate to the director and contain any reference of any director. Okay, punishment आप देख लेना. Now कब कैंसिल हो सकता है डिन, या सरेंडर किया जा सकता है, या डीएक्टिवेशन ऑफ डिन हो सकता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड में अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच विद द एप्लीकेशन रिसीव्ड कैंसिल और डीएक्टिवेट द डिन इन केस. कब कैंसिल डीएक्टिवेट कर सकता है, या तो पता चला कि वो डिन डुप्लीकेटेड है, या तो ऑब्टेन किया गया था रॉन्गफुल या फ्रॉडलेंट मैनर से, या तो जिसको का डिन था उसका डेथ हो चुका है. द कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट या एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. ओके, and last, on an application made in form DIR 5 by the DIN holder to surrender his or her DIN along with the declaration that he has never been appointed as a director in any company and the said DIN has never been used for the filing of any document with any authority, the central government may deactivate such DIN. So basically अगर सरेंडर करना होगा तो क्या करना पड़ता है, उनको एक फॉर्म देना पड़ता है, अप्लाई करना होता है एक फॉर्म में DIR 5 में, अलॉन्ग विथ डिक्लेरेशन देना होगा कि कभी भी
उस दिन को यूज़ करके वो अपॉइंट नहीं हुए एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, या वो दिन कभी भी यूज़ नहीं हुआ फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विथ एनी अथॉरिटी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब चेक करेगी सही में जो बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं, और उसके बाद डीएक्टिवेट कर सकती है। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डिन एप्लीकेंट। अब हो सकता है कि कुछ चेंजेस होते हैं तो कैसे अब उसको डिन में लाए। एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड अ डिन अंडर दीज रूल इन एनी इवेंट ऑफ चेंजेस इन हिज और हर पर्टिकुलर एज में बी स्टेटेड इन फॉर्म DIR 3, अगर कोई भी चेंजेस है, इंटीमेट सच चेंज और चेंजेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन तक, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम सच चेंज। जिस दिन से चेंज हुआ 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है। कौन से फॉर्म में? DIR 6। सो भरते किस फॉर्म में हम लोग डिन के लिए अप्लाई करते DIR 3, बट चेंजेस करना होता है तो DIR 6। द एप्लीकेंट शैल डाउनलोड फॉर्म DIR 6 कहाँ से? फ्रॉम द पोर्टल, और जो भी रेलेवेंट चेंजेस है उसको फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वैसे ही उसमें फॉर्म करना होगा एंड अटैच करना ड्यूली स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ द चेंज पर्टिकुलर एंड सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली। द फॉर्म शैल बी डिजिटली साइंड। कौन साइन करेगा? बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। The applicant shall submit the form DIR 6. The central government, upon being satisfied after verification of such changed particulars from the enclosed proof, shall incorporate such the said changes and inform the applicant. So such changes को करके inform कर दिया जाएगा applicant को. The DIN cell of the ministry इस changes को intimate करेगी in the particulars of director submitted to it in form DIR 6 to the concerned registrar. So किसको? To the concerned registrar, जिसके jurisdiction के अंदर registered office of the company situated है, in which such individual is a director. The concerned individual shall also intimate such changes in a particular company or companies in which he is director कितने दिन तक? Within 15 days of such change. So वो individual जिसका changes था उसको भी inform करना होगा within 15 days. अब compensation on loss of office. Okay. It may be mentioned that loss of office means cessation या end of the job of director. Okay. Section 202 of Companies Act provides the provision for compensation. अब हम पढ़ेंगे compensation से related क्या होता है. For the loss of office किसका? Managing director, whole time director और manager. A company may make payment to a managing or whole time director or manager, but not to any other director by way of compensation for loss of office. Not to any other director, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. Or as consideration for retirement from office or in connection with such loss of retirement. No payment of compensation shall be made in following cases. किन केसेस में लॉस ऑफ ऑफिस का केस में कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा? Where the director resign from his office as a result of reconstruction या amalgamation of company हुआ था, और वो होने के वजह से उस डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया था. ओके. या with any other body corporate or body corporate and is appointed as a managing or whole time director, manager or other officer of such of the reconstructed company or of the body corporate. In that case उसको कोई भी compensation का payment नहीं होगा. Where the director resign from his office in normal course otherwise than in reconstruction of the company or its amalgamation as aforesaid. Where the office of director is vacated, where the company is being wound up whether by tribunal या voluntarily wound up हो रही है. Okay. Provided the winding up was due to negligence or default of director. उस डायरेक्टर के वजह से ही वाउंड अप है तो उसको क्यों ही देंगे हम लॉस ऑफ ऑफिस का कंपेंसेशन. Where the director has been guilty of fraud or breach of trust in relation to gross negligence in or gross mismanagement of the conduct of affairs of company उसने किया है या सब्सिडरी का या होल्डिंग का, in that case also नहीं मिलता है. Where the director has instigated or has taken part directly or indirectly in bringing about the termination of his office, in that case also नहीं मिलता. Now आगे के जो पार्ट्स है C, D और E
और उसके बाद भी बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे. सो आई वांट आप एक बार खुद से ये सारे टॉपिक्स को रीड करो एंड टेल मी कि आप जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट आई कैन टेक दोज टॉपिक्स ओनली. ओके, so this is it for today. Do subscribe to the channel for more updates like these. Also I would say कि जो placements में बैठने वाले हैं या अगर नहीं भी बैठने वाले हैं, as I said before कि डेली एक क्वेश्चन देखना is no harm, because आगे जाके आपको इंटरव्यू देना ही है. सो हमारे वो भी आ रहे हैं रेगुलर, आप देखो, आप चेक करो. ऑल्सो आपको लॉ के क्लासेस में कौन से टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा है, डू कमेंट. आई विल ट्राई टू टेक दोज फर्स्ट. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.